हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें आज हम डिस्कस करेंगे डियर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है, करेंसी अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. हमारी यही कोशिश है कि हम कम से कम पार्ट्स में पर आपको जितना भी समझा पाए अच्छे से समझा पाए. तो चलिए, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसका क्या मतलब होता है. तो ये देखिए, दो कंट्री की जो करेंसीज होती हैं, हर कंट्री की करेंसी मोर और लेस डिफरेंट होती है और हर कंट्री में अपनी ही करेंसी एक्सेप्टेबल होती है. जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ रुपीज एक्सेप्टेबल है, राइट. हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है. अमेरिका में यूएस डॉलर एक्सेप्टेबल है, इंग्लैंड में पाउंड जो है वो एक्सेप्टेबल है. अगर आप एक रिक्शा वाले को इंडिया में चलते हुए पाउंड पकड़ा दें और आप कहें कि ये लीजिए पाउंड पकड़िए, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. आप एक छोटे से दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पाउंड को लेकर कन्वर्ट कराने जाए, बिकॉज आपको करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ता है. बिकॉज हर एक कंट्री के अंदर अपनी एक खास करेंसी जो है वह एक्सेप्टेबल है किसी भी चीज को सेल परचेज करने के लिए, राइट. तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या है कि किस रेट पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करी जाती है. आप ये समझ लीजिए, जैसे आप किसी सामान को परचेज करते हैं, इसी तरीके से आपके लिए जो करेंसी है आपके देश को छोड़कर बाकी किसी और की जो करेंसी है वो आपके लिए कमोडिटी है, वो आपके लिए एक सामान है. उसे परचेज करने का जो प्राइस है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है. जैसे देखिए, $1 70 का मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि डॉलर एक सामान है आपके लिए, और उसको परचेज करने के लिए जो परचेज कंसीडरेशन आपको पे करनी पड़ती है, यानी खरीदने का जो प्राइस आपको पे करना पड़ता है, वो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट है. यानी दो कंट्री की करेंसी आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप रखती हैं, उस चीज को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है. और ये कैसे डिसाइड होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर, दैट इज $1 70. इसका मतलब है कि अगर आपको $1 परचेज करना है तो उसके लिए आपको ₹70 पे करने पड़ेंगे. सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि एक पाउंड जो है वो $5 का है, इसका मतलब अगर डॉलर वाले मतलब यानी अमेरिकन पर्सन को इंग्लैंड के पाउंड परचेज करने हैं तो उसको $5 पे करने पड़ेंगे, राइट. $5 अगर वो पे करेगा तब जाके वो एक पाउंड परचेज कर सकता है. तो आपस में दो कंट्री की करेंसीज के बीच में क्या सेल और परचेज रेट है, मतलब जैसे एक सामान आप परचेज करते हैं इसी तरीके से करेंसी को भी बाय और सेल करा जाता है. ठीक है, किस प्राइस पर क्या प्राइस होगा उस करेंसी का, दैट इज व्हाट एक्सचेंज रेट. जैसे अब देखिए, $1 70 का मिल रहा है, तो अगर आप जाके मार्केट में पूछते डॉलर का क्या रेट चल रहा है, डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है, ₹70 चल रहा है. ठीक है. अच्छा, अगर आपको एक पाउंड जो है वो ₹85 में मिलता है, तो एक पाउंड का क्या रेट चल रहा है, तो ₹85 में आपको एक पाउंड मिल जाएगा. तो ये जो दो कंट्री की करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट होती है डियर, कि वो कितने प्राइस पर आपको परचेज, उसका बाइंग प्राइस क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, जो भी एक ही पर्सपेक्टिव है, उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर, जैसे कि हमने आपको बताया $1 70 का मिल रहा है, ये एक पाउंड ₹85 का मिल रहा है, ये एक पाउंड $5 का मिल रहा है. ये सारे के सारे आपके पास एक्सचेंज रेट है. और अगर हम एक्सचेंज रेट के बारे में बताएं तो ये लगातार जो होता है डेली बेसिस पर जो होती है ये जो एक्सचेंज रेट है, जैसे कि आप सुनते रहते हैं डॉलर का जो प्राइस है वो उतार चढ़ाव होता रहता है उसके अंदर, या फिर पाउंड के रेट में भी उतार चढ़ाव होता रहता है. ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करने में. जैसे आप कमोडिटी के बारे में जानते हैं, बिल्कुल सेम, जैसे किसी भी सामान के प्राइस में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, कभी वो महंगा मिल रहा है, कभी सस्ता मिल रहा है. बिल्कुल सेम चीज फॉरेन एक्सचेंज रेट पर भी एप्लीकेबल है कि जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई ही उसका प्राइस डिसाइड करती है, जो हम अभी इसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो
तो आपको पता है कि किसी भी और देश की जो करेंसी है वो आपके देश में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपके पास $1 है तो $1 आप कहां कन्वर्ट कराने जाएंगे, या $2 है या $5 है, उसे कहां कन्वर्ट कराने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंट्री के जो लोग हैं, अगर आप उनको पे कर रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी में नहीं पे कर सकते, उनको आपको अपने रुपीज में पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप बाहर घूमने जाते हैं, अमेरिका में घूमने जाते हैं, सिंगापुर में घूमने जाते हैं, किसी भी और कंट्री के अंदर घूमने जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपको अपनी करेंसी जो है एक्सचेंज करा के जानी पड़ेगी। आप उनको रुपए नहीं पकड़ा सकते कि आप रुपए पकड़ लीजिए, आप एक्सचेंज करा लीजिएगा, वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि एक्सचेंज में भी उनको प्राइस पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको करेंसी जो है वो अपनी कंट्री से एक्सचेंज करा के जानी होती है। हाँ, वहां पर भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन सामान परचेज करने के या सर्विसेज परचेज करने के वो लोग आपसे आपकी करेंसी में जो अमाउंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपनी ही करेंसी में आपसे चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, यानी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। कहीं पर भी आप जाइए, फॉरेन कंट्री में जाइए और कोई भी सर्विसेज आप लीजिए, कोई भी सामान आप लीजिए, छोटे से बड़ा, तो वो आपके पास उसी करेंसी में उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हर कंट्री की अपनी खुद की करेंसी होती है, जैसे इंडिया में रुपी है, अमेरिका में $US है, इंग्लैंड में पाउंड है। हर एक कंट्री का अपना अपना जो है वो एक्सेप्टेबल एक कह सकते हैं करेंसी है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो एक्सचेंज रेट है वो डेली बेसिस पर जो है वो लगातार जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आपके पास ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसमें आपको बहुत बार सुनने को मिलता है कि $1 जो है वो $70 का हो गया, $1 जो है वो $50 का हो गया। तो ये क्या शब्द है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो डियर, दो पर्सपेक्टिव हैं, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए, जैसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, पहले आपको $1 $50 का मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को आपको $1 जो है वो $50 का मिल रहा था। वेडनेसडे तक जब आपने रेट पता करा डॉलर का, तो वो $1 $55 का हो गया। इसे कहते हैं आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होना। यानी सेम डॉलर परचेज करने के लिए, आप समझिए एक पेन है, एक पेन परचेज करने के लिए मंडे को आपको $50 देने पड़ रहे थे, उसी कंपनी का सेम पेन परचेज करने के लिए अब आपको $55 देने पड़ रहे हैं। है कि नहीं आपका नुकसान? अगर आप परचेजर हैं, बायर हैं, तो आपका डेफिनेटली नुकसान है। हाँ, सेलर हैं तो फायदा है, लेकिन अगर आप बायर हैं इसके, आप इसे बाय करने जा रहे हैं, तो मंडे को जहां ये चीज $50 की मिल रही थी, वेडनेसडे तक आते आते ये कितने रुपए की हो गई? $55 की। तो ये तो आपके लिए नुकसान वाली बात है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट करेंसी एप्रिसिएशन। यहां पर क्या होता है, इट मीन्स रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सॉरी डियर, दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन, लिखने में गलती हो गई हमसे, इट्स करेंसी डेप्रिसिएशन। जब डोमेस्टिक वैल्यू जो है ना आपकी करेंसी की डाउन हो जाती है, यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है कम हो गई। अब देखिए, उसी $50 से आप मंडे को $1 परचेज कर पा रहे थे, अब आपको उसी डॉलर को परचेज करने के लिए 55 जो है रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जब आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन, राइट। ऐसे आप और में भी देख सकते हैं, एक पाउंड आपका $70 का मिल रहा है, अब वो पाउंड जो है वो $75 का हो गया। सेम सिचुएशन है आपके पास, $70 से आप वेडनेसडे को एक पाउंड परचेज कर पा रहे थे, लेकिन फ्राइडे आते आते आपके पास वही पाउंड $75 का हो गया। सेम क्वांटिटी मिल रही है, क्या आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है? नहीं, सेम क्वांटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी यानी जो रुपया है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया, उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई। इसी को बोला जाता है डियर डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी के मुकाबले उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई। अब इसका आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा डियर? अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोगों को जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा वो लोग बाय कर सकते हैं। यानी अगर आप एक अमेरिकन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले वो $1 में $50 का सामान मंगा पा रहा था, अब वही पर्सन $1 में आपको $55 का आपका सामान आपसे एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिट हो गया है, जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया से ज्यादा बाय करेगी, क्योंकि उसके लिए ये चीपर हो गया प्रोडक्ट।
आपके लिए नुकसानदायक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि आपको अगर डॉलर बाय करने होते तो आपको 55 रुपए देने पड़ते 50 रुपए की जगह। देखिए आपके पास इंपोर्ट जो है आप कम करेंगे, क्यों? बिकॉज आपको $1 का अमेरिका से सामान मंगाना था, पहले आपको 50 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको $1 का सामान मंगवाने के लिए 55 रुपए देने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट तो आपको कम हो जाएगा बिकॉज $1 का ही सामान रहा है, बट अब आपके पास पैसे आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, यानी अगर हम फॉरेन कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके लिए फायदे वाली बात हो गई। उनके पास पहले $1 में हमारे इंडिया से 50 रुपए का सामान जा रहा था, अब उनके पास सेम क्वांटिटी में सेम डॉलर पे कर 55 रुपए का सामान चला जाएगा इंडिया से, तो वो लोग ज्यादा बाय कर पाएंगे। इसी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में बढ़ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि डोमेस्टिक गुड जो है वो चीपर हो जाते हैं फॉरेन कंट्री के पर्सपेक्टिव से, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें करेंसी एप्रिसिएशन की, तो ऑब्वियसली अपोजिट है। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा बाय कर पाएगी पहले के मुकाबले, यानी सेम एग्जांपल, $1 55 रुपए का मिल रहा था मंडे को, वेडनेसडे तक जाते जाते आपके पास $1 48 रुपए का हो गया। यानी आपको पहले एक पेन बाय करने के लिए या $1 बाय करने के लिए 55 रुपए पे करने पड़ते थे। वेडनेसडे तक आते आते आपको पता चला कि आपको सेम डॉलर पे करना है, लेकिन आपको 48 रुपए में वही सेम डॉलर मिल जाएगा। यानी अब आप सेम क्वांटिटी बाय कर रहे हैं लेकिन आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आपकी जो कंट्री की करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई है, आपकी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो गई है, या आप कह सकते हैं कि आपकी कंट्री की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ गई है। और यही चीज को बोला जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। इट रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के मुकाबले आपकी कंट्री की करेंसी के स्ट्रांग होने को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी एप्रिसिएशन, राइट। आपको थोड़ा सा कन्वर्जन भी हम लोग सिखाना चाहेंगे। आप एक बार करेंसी डेप्रिसिएशन को समझ लीजिए। जब आपके पास सेम $1 को परचेज करने के लिए पहले 50 रुपए देने पड़ रहे थे और वही डॉलर परचेज करने के लिए आपको 55 रुपए देने पड़े, तो आप देखिए, आप अगर बायर हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपका नुकसान हो गया क्योंकि आपको सेम चीज परचेज करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट करेंसी डेप्रिसिएशन। अपोजिट, $1 परचेज करने के लिए 50 रुपए, देन $1 परचेज करने के लिए 45 रुपीज। अब वही सेम क्वांटिटी आ रही है लेकिन आपको कम पे करना पड़ रहा है। 50 रुपए में $1 आ रहा था, या आप कह सकते हो $1 का सामान आ रहा था, अब सेम $1 का सामान परचेज करना है लेकिन 45 रुपए देनी है। तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई है। तो आप बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा? अब आपके पास फॉरेन गुड सस्ते हो गए, ठीक है। 50 रुपए में जो पहले सामान आता था, अब वही क्वांटिटी, $1 का सामान आ जाता था बाहर से, अब 45 रुपए में वही सामान आ जाता है। तो आपके पास 5 रुपए बच गए, अब आप और ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो इंपोर्ट है, क्योंकि फॉरेन गुड चीपर हो गए तो आप मंगवाएंगे, तो आपका जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा और डेफिनेटली फॉरेन कंट्री के लिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए तो वो लोग एक्सपोर्ट्स को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो डियर, होपफुली आपको करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। और वो कम तब होगी जब सेम फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन तब होता है जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, यानी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, और वो तभी बढ़ेगी जब आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं। और हमने इसका भी इंपैक्ट बता दिया है, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट आपके यहाँ पर इंपोर्ट आपके कम हो जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट आपके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो आप अगर इंपोर्ट भी याद रख लेंगे तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट कन्वर्जन भी सिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क में ये पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है कि $1 इक्वल टू 50 पाउंड एंड 1 पाउंड इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है। अभी आपको दे रखा है कि $1 खरीदने के लिए आपको 50 पाउंड देने पड़ेंगे। इमेजिनरी फिगर्स हैं डियर, ठीक है। और 1 पाउंड 70 रुपए के बराबर है। और आपसे कहा जाता है ये बताइए कि $1 कितने रुपए में मार्केट में बाय होगा, यानी डॉलर और रुपए का आपको एक्सचेंज रेट बताना है, राइट। क्लियर है मेरी बात? अब किस तरीके से इसको कन्वर्जन करेंगे?
अब देखिए डियर, आपको यहाँ पर डॉलर और रुपए में कन्वर्जन करना है। अब हमें पता है कि $1 कितने रुपए के बराबर है, 50 पाउंड के। तो अभी फिलहाल 1 पाउंड 70 रुपए के बराबर है। अगर हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 50 पाउंड और यहाँ आ गया आपके पास 3500 रुपीज। ये सिर्फ फेक फिगर्स हैं, सिर्फ समझाने के लिए। 50 पाउंड 3500 रुपीज। तो आप देखिए आपके पास 50 पाउंड कितने के बराबर है, $1। तो आपके पास $1 का कन्वर्जन रेट जो है वो आपके पास तैयार हो गया, राइट। इसी तरीके से आप बहुत सारे और ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है $1 जो है वो 10 रुपीज के बराबर है, ठीक है। और 1 पाउंड जो है, या चलिए 20 पाउंड जो है वो $30 के इक्वल है। अब आपने 1 पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करना है, 1 पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए 20 पाउंड $30 के इक्वल है। तो फिर आपके पास, आपको बेसिकली डॉलर को पाउंड को आपने रुपए में कन्वर्ट करना है। तो अगर 20 पाउंड इतने के इक्वल है तो 1 पाउंड कितने के इक्वल होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा $3/2, यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू $3/2। अब हमें पता है कि $1 10 रुपए के बराबर है, $1 10 रुपए के बराबर है। तो अगर $1 10 रुपए के बराबर है तो $3/2 किसके बराबर होगा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ डॉलर, ये देखिए ये $1 है, यहां पर आप सीधा 10 रुपीज डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए 1 पाउंड को ऐसे रहने दीजिए, 3/2 ये $1 है, इसकी जगह हमने 10 रुपीज डाल दिया। तो आपके पास 1 पाउंड कितने के इक्वल आ गया, 15 रुपए के इक्वल आ गया। तो ये कन्वर्जन्स भी आपको आने चाहिए। आप पहले इन दो एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझिए, तो आप बाकी की अपने आप थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करिए, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए $1 10 रुपए का था, 20 पाउंड $30 के। हमें क्या करना था, पाउंड को डॉलर में। सबसे पहले देखिए $1 या 1 पाउंड का ही रिलेशनशिप होना चाहिए। तो $1 10 रुपए का था, 20 पाउंड दे रखे थे, पहले हमने 1 पाउंड निकाल लिया, ये डिवाइड हो गया $3/2। अब हमें पता है कि $1 10 रुपए के बराबर है, तो हमने $1 की जगह 10 रख दिया। तो ऑटोमेटिकली जो पाउंड है वो कितने रुपए का मार्केट में मिल रहा है वो हमें क्लियर हो गया कि 1 पाउंड 15 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको कन्वर्जन भी क्लियर हो गया हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए कन्वर्जन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मार्क की बात करेंगे तो एग्जाम में जरूर आ सकता है आपके, तो आपको जरूर आना चाहिए। चलिए, टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होती है, तो उसके मेथड्स, टाइप्स हैं आपके पास। सबसे पहले जो इस्तेमाल होता था वो होता था फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब तो काफी कम हो गया है इसका यूज, लेकिन पहले इस्तेमाल किया जाता था फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी भी हो सकता है कुछ कंट्रीज में अगर यूज करा जाता हो तो। इस एक्सचेंज रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, दो कंट्री की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर देती है पहले से कि इसी रेट पर एक्सचेंज करा जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल जैसे फिक्स कर दिया गया कि $1 50 रुपए का ही रहेगा, नो फ्लक्चुएशंस। हमेशा $1 को बाय करने के लिए 50 रुपए ही आपको पे करने पड़ेंगे, तो ये फिक्स कर दिया गया। दैट इज व्हाट फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑब्वियसली ये क्यों करा जाता है, इसका क्या बेनिफिट होगा। अब देखिए, जैसे आप देख रहे थे कि कभी जो डॉलर है वो सस्ता हो रहा था, कभी डॉलर महंगा हो रहा था, तो कभी इंपोर्टर को फायदा होगा तो कभी एक्सपोर्टर को। यानी कभी ना कभी ट्रेड में किसी ना किसी का नुकसान पक्का है अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो, राइट। उन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट इस मेथड का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है एक्सचेंज रेट। उससे क्या फायदा होता है कि आपका स्टेबिलिटी बना रहता है रेट के अंदर, यानी बायर को भी पता है यही रेट है, सेलर को भी पता है यही रेट है। अगर अमेरिकन पर्सन, कोई भी ट्रेडर जो है इंडिया से सामान खरीद रहा है तो उसे एक्सचेंज रेट क्लियर है कि इसी रेट पे सामान आएगा, आज ले ले या फ्यूचर डेट पे ले ले, सेम रहेगा, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। हर एक चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं, तो इसके अपने फायदे हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट को फिक्स बनाए रखने के लिए काफी एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बदलाव तो आते हैं, डिमांड और सप्लाई तो मार्केट में है ही है। अगर डॉलर की डिमांड की बात करें या डॉलर की सप्लाई की बात करें तो फ्लक्चुएशंस तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि इसे पैक्ड रखना, यानी आपके पास इसी रेट पे फिक्स रखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके लिए गवर्नमेंट को काफी रिजर्व्स मेंटेन करना पड़ता है फॉरेन करेंसी का, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो कोई और डॉलर है, राइट। तो आपके पास करेंसी यूरो है, कोई भी करेंसी है, तो उसका रिजर्व गवर्नमेंट को काफी रखना पड़ता है कि जैसे ही करेंसी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले
फटाफट से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सेलिंग और बाइंग करनी पड़ती है। जैसे देखिए, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है, इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या यूरो स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी, नहीं तो अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। इसी तरीके से जब उनको लगता है कि हमारी करेंसी काफी स्ट्रांग हो रही है, यानी इसका रेट जो है वो डॉलर का जो रेट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है ना, डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है और हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, उसकी बाइंग परचेजिंग पावर जो है बढ़ रही है, ऐसे केस में गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को सेल करती है। यानी गवर्नमेंट बाइंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर कर कोशिश करती है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करी जाए, ताकि ट्रेडर्स को ट्रेड में एक स्टेबिलिटी मिले, राइट। और इसके लिए हर कंट्री को कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज में अपने पैसे रखने पड़ते हैं या करेंसी रखनी पड़ती है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो मेटल है, ठीक है। इस प्रीशियस स्टोन्स में या फिर प्रीशियस इन चीजों के फॉर्म में गवर्नमेंट को अपने पास कहीं ना कहीं जो है स्टोर रखना पड़ता है, राइट। और जब करेंसी को गोल्ड के टर्म में फिक्स करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड या 1 रुपी इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड, तो ये भी एक आपके पास एक्सचेंज रेट तय करने का तरीका है, जिसे गोल्ड में या फिर सिल्वर में या फिर कोई प्रीशियस मेटल में जब आप उसका कन्वर्जन करते हैं, जब गोल्ड में इस तरीके का कन्वर्जन रखते हैं, इस तरीके की जो है फिक्सेशन रखते हैं, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू लें तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सचेंज रेट को या तो गोल्ड में या फिर सिल्वर या फिर कोई प्रीशियस मेटल में जो है फिक्स कर देती है, और उसी फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए बाइंग और सेलिंग का लगातार सहारा लेती है फॉरेन करेंसी का, ताकि उसकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट जैसे ही हो तो उसे इक्विलिब्रियम पर यानी इसी स्टेबल सिचुएशन में लाया जा सके, राइट। दूसरा जो है वो बहुत ही फेमस है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे, पर सबसे पहले देखिए, जो हमने करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल किया कि करेंसी एप्रिशिएट होती है डेप्रिशिएट होती है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर ही होता है, क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई मैटर करता है। लेकिन अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें, वहां तो गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड कर दिया कि $1 इतने रुपए में मिलेगा या €1 इतने रुपए का होगा, या फिर जो भी चीज है, यानी दो देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर एक फिक्स प्राइस तय कर दिया कि करेंसी का एक्सचेंज किस रेट पर होगा। अब जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, याद रखिएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है उसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन, राइट। जैसे ही आपकी करेंसी जो है उसकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई, खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो गई, उसको बोला जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और वो जो हमने डेप्रिसिएशन शब्द पढ़ा है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में है, यानी नेक्स्ट वाले सिस्टम में। सिमिलरली रीवैल्यूएशन, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई यानी खरीदने की क्षमता बढ़ गई या आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो क्या क्या शब्द, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, या आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ये कहने के लिए कि आपकी करेंसी का रीवैल्यूएशन हुआ है। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, यानी गवर्नमेंट के होते हुए अगर ऐसा देखने को मिले, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको देखने को मिले, तब डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप कौन सी है डियर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। ये मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता अगर हम सेकंड वाले मेथड की बात करें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर जो फॉरेन करेंसी है, जैसे डॉलर है, डॉलर की डिमांड देखी जाएगी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, और डॉलर की सप्लाई देखी जाएगी। ऑटोमेटिकली सप्लाई और डिमांड कितना है उसके हिसाब से ही डिटरमाइन होगा कि एक्सचेंज रेट कहां डिसाइड होगी। यानी अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, डॉलर के रेट बढ़ने का मतलब है आपकी करेंसी का डेप्रिशिएट होना, और अगर सप्लाई ज्यादा है डॉलर की तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, यानी आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी।
दूसरे शब्दों में। तो यहां पर जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड करा जाता है, जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। जो भी फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई से पता चलेगा कि उसका रेट क्या फिक्स होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, और क्योंकि सप्लाई और डिमांड लगातार बदलते रहते हैं, तो क्योंकि आपके पास इस मेथड में, इस टाइप में डिमांड और सप्लाई से ही एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, वो भी लगातार बदलता रहता है, यानी ईआर कीप्स चेंजिंग, उसमें भी बदलाव आते रहते हैं। लास्ट है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है आज के टाइम में, यही चल रहा है आपके पास, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम या डर्टी फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है डियर कि पहले तो ईआर को यानी एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन करने दिया जाता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई अपने आप डिसाइड करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। लेकिन जहां सेंट्रल बैंक को लगता है, आरबीआई को लगता है कि इंटरवेंशन की जरूरत है, कि हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है या फिर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, तो जहां भी गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरफेयर करने की जरूरत है, इंटरवीन करने की जरूरत है, वहां पर सेंट्रल बैंक अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर ईआर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, राइट। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मिक्स है, यानी गवर्नमेंट पहले तो ईआर को यानी एक्सचेंज रेट को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड करने देती है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर जहां गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सचेंज रेट कुछ ज्यादा ही बियॉन्ड द लिमिट है, वहां गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरवीन करती है आरबीआई के थ्रू। तो इट इज अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पर्पस यही है ताकि आपकी कंट्री के अंदर एक सर्टन लिमिट पे एक्सचेंज रेट लाए, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा लो ना रहे, राइट। और डेफिनेटली क्योंकि इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट का सहारा लिया जाता है, तो गवर्नमेंट को रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है तो कैसे इंटरवीन करेंगी? जब आपकी करेंसी डाउन जा रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? करेंसी अवेलेबल करानी पड़ेगी ताकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो सके। तो आपके पास रिजर्व्स होंगे तभी तो आप करेंसी अवेलेबल कराएंगे। तो आई होप डियर आपको जितना भी हमने अभी तक क्लियर कराया ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।